नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारत की राज्य व्यवस्था की सीरीज हमारी चल रही है और उसमें क्वेश्चंस की सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेसन में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान की प्रस्तावना और नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस थे। उसकी हमने डिटेल से चर्चा की। आई होप कि पिछला लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मूल अधिकारों से। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें डाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित क्वेश्चंस की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो साथियों, अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जहाँ में मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। आर्टिकल 1 से 4 या आर्टिकल 5 से 11 या आर्टिकल 12 से 35 या आर्टिकल 36 से 51। देखिए 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में हम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करते हैं और 36 से 51 में हम किसकी चर्चा करते हैं, DPSP की। क्लियर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप कि आपने इसका उत्तर भी दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह हो जाएगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में हम मूल अधिकारों का विवरण पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं? कहता है भाग 2, भाग 3 या भाग 4 या भाग 12। देखिए भाग 2 में क्या आता है, नागरिकताएं आती है। क्लियर? भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में DPSP, भाग 12 में क्या आता है मित्रों, भाग 12 में हम जो चर्चा करते हैं वो करते हैं वित्त और पैसे की। भारत का मैग्ना कार्टा की चर्चा करें, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। और सीधा सा इसका मतलब ये हो गया कि भाग 3 में जो मूल अधिकार है, यानी अधिकार पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो अधिकार किस में शामिल है, भाग 3 में। और विस्तृत सूची हमने दे रखी है मूल अधिकारों के रूप में। तो भाग 3 जो हमारे संविधान का है उसको हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों ये क्वेश्चन है कि मूल रूप से भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल थे। मूल रूप का मतलब क्या होता है? मूल रूप का मैंने कई बार मित्रों आपको इसका मतलब समझाया है कि मूल संविधान किसको कहते हैं। संविधान के चैप्टर में भी इस बात की मैंने कई बार चर्चा की थी कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने हमारे संविधान को अपनाया तो उस दिन के संविधान को हम क्या कहते हैं, मूल संविधान। क्लियर? तो यही बात ये कह रहा है कि जब मूल संविधान हमारे देश में, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अपनाया था, उस समय हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स यानी कितने एफआर शामिल थे। 5 थे या 6 थे या 7 थे या 8 थे। ध्यान रखना, वर्तमान में देखें तो कितने मूल अधिकार शामिल हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार शामिल हैं। क्लियर? वर्तमान में 6 हैं। और मूल रूप से देखें तो उसमें कितने थे, 7 मूल अधिकार शामिल थे, जिसमें हम संपत्ति के अधिकार की भी चर्चा करते हैं, जिसको कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से मूल अधिकारों की सूची से निकाला। और आर्टिकल 300 क में इसको हमने डाल दिया एक कानूनी अधिकार के रूप में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 मूल अधिकार मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें।
कहता है मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या कहता है? कहता है कि सभी मूल अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए है। मूल अधिकार असीमित है। मूल अधिकार गैर न्यायोचित होते हैं। मूल अधिकार स्थायी नहीं है। यानी इसमें से सही कथन हमें ढूंढना है। देखिए, सभी मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये मूल अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही दिए हैं। यानी ये मूल अधिकार विदेशियों को तो है ही नहीं। यानी सभी मूल अधिकार सभी लोगों के लिए नहीं हुए। क्लियर? मूल अधिकार असीमित है, ये भी मित्रों गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों की तो सीमाएं हैं। मूल अधिकार सीमित है। राज्य जो होगा वो उस पर युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, उनमें संशोधन भी कर सकता है। तो ये भी गलत हो गया। मूल अधिकार गैर न्यायोचित होते हैं, ये भी गलत है। मूल अधिकार तो न्यायोचित होते हैं। यदि न्यायोचित मतलब, कई बार मैंने आपको इसका मतलब भी समझाया है। न्यायोचित का मतलब होता है जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो, जब आपके मूल अधिकार छीन रहे हो, तो आर्टिकल 32 का उपयोग या आर्टिकल 226 का उपयोग करके आप सीधे क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। और वहाँ जा करके आप जो है रिटें जारी करवा सकते हैं, जो 5 प्रकार की रिटों की मैंने आपके साथ मूल अधिकारों के चैप्टर में चर्चा भी की थी। और अंतिम में कहता है यार ये भी गलत है, तो सही कौन सा होगा? ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है। बिल्कुल सही है, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, परमानेंटली नहीं है। विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकार छिन जाते हैं। वो परिस्थिति जब सामान्य हो जाती है तो वापस से मूल अधिकार हमारे जीवंत हो जाते हैं। जैसे जब आपातकाल हमारे देश में लगता है, कौन सा आपातकाल? बाह्य आपातकाल। तो आर्टिकल 19 में जो मित्रों 6 मूल अधिकार हैं, कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। ये 6 मूल अधिकार आर्टिकल 19 में मिले हुए हैं। ये मूल अधिकार हमारे छिन जाते हैं भाई आपातकाल, यानी कोई विदेशी देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तब, और जब सामान्य परिस्थिति होती है तो वापस से मूल अधिकार हमारे जीवंत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पे हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? क्या? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये जो अधिकार है, ये जो राइट है, कौन से फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है? क्या समता के अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में आता है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का मतलब सीधा सा ये है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 16 की। क्लियर? और आर्टिकल 16 किसके बीच आ रहा है? 14 से लेकर के 18 के बीच आ रहा है। इसका मतलब ये आता है समता के अधिकार में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? आई होप ये अच्छे प्रकार से आपको ये समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों का यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। देखो क्या कहता है। कहता है कि एक तरफ है अधिकार, दूसरी तरफ निहित है। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इनको हमें मिलाना है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में मित्रों अगर हम चर्चा करें तो स्वतंत्रता के अधिकार में, यानी ए है, ए में क्या आएगा? प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण आता है। क्लियर? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मित्रों क्या आएगा? बी में मित्रों यहाँ पे आएगा, बी जाएगा यहाँ पे ग में। ठीक है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ जाएगा? क में जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्लियर? और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये जाएगा ख में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे आंसर हमारा निकल करके आता है ऑप्शन नंबर 4। क्या? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छी लेवल का ये क्वेश्चन है, और मूल अधिकारों से मिलान से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। क्लियर? नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। कहता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में छुआछूत के अंत की बात कही गई है? क्या? इस प्रश्नता का जो अंत हमने किया था कौन से अनुच्छेद के माध्यम से किया है? 15 या 16 या 17 या 18? देखिए, आर्टिकल 15 में बात करते हैं
कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 की अभी मैंने आपके साथ चर्चा की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है, अस्पष्टता की यानी छुआछूत के अंत की बात हमने आर्टिकल 17 में कही थी। और आर्टिकल 18 में हमने मित्रों उपाधियों का अंत किया था, यानी जैसे पुराने समय में राजा, महाराजा, राय, बहादुर, ठीक है, ये जो उपाधियाँ दी जाती थी ये सभी हमने आर्टिकल 18 के माध्यम से समाप्त कर दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? 42वें, 44वें, 86वें या 101वें? देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके माध्यम से तो हमने बहुत से प्रावधान संविधान में डाले थे, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिस पर कि हमने मौलिक कर्तव्य बनाया शिक्षा के अधिकार को। 101वां जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया और हटा करके आर्टिकल 300 कै में हमने डाल करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्लियर है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कहता है कि पहला कह रहा है संघ सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। हड़ताल का अधिकार एक मूल अधिकार है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है। और आगे कहता है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक स्थान और रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। हमें क्या ढूंढना है? कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या हमें सही कथन यहाँ पे ढूंढना है? देखो क्या कहता है, कहता है कि संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार। बिल्कुल सही बात है। संघ बनाने का, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार हमने मूल अधिकारों के रूप में बनाया है। आर्टिकल 19 में जो मूल अधिकार है उसमें एक अधिकार ये भी है संघ बनाने का अधिकार, जिसमें सहकारी समितियां भी आप बना सकते हैं। और सहकारी समितियों से संबंधित जो संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए थे वो था 97वां। क्लियर, तो ये तो सही है। हड़ताल का अधिकार एक मूल अधिकार है, बिल्कुल गलत है मित्रों। हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। देखिए अल्पसंख्यक, ठीक है, एक तो अल्पसंख्यक शब्द है, एक शब्द मैंने बताया था मार्शल लो, तो ये दोनों शब्द हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट की चर्चा करें, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक स्थान और रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। राज्य अगर हमसे टैक्स वसूलता है तो उस टैक्स को किसी भी एक धर्म को अधिक तवज्जो देने या उसको समर्थन देने के लिए खर्च नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यानी 1 और 4 यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में मित्रों बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये समझ आया है। मित्रों किसी भी प्रकार की लेक्चर में दिक्कत आए तो उसको वीडियो को रिवर्स में लेकर के आप उसको पुनः देख सकते हैं। क्लियर, वापस से समझाने का मेरा कोई यहाँ पे महत्व नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप उसको रिवर्स में देख करके पुनः समझ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। कहता है मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों ये भी क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है और गारंटी हमें मूल अधिकारों की किसने दी है कि मूल अधिकारों का हनन हो तो आप यहाँ आकर के मूल अधिकारों के खिलाफ लड़ सकते हैं, मामला उठा सकते हैं। कहता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला है। ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल और केवल मूल अधिकार के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। और मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला यानी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहले आर्टिकल 32 के माध्यम से ही तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने
कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसको कहा है? आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25 या आर्टिकल 31 या आर्टिकल 32? देखिए, आर्टिकल 21 में तो जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण और देह की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सभी अधिकार उसमें शामिल किए जाते हैं। आर्टिकल 25 धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसमें आचरण करने की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 31 जिसमें पहले संपत्ति का अधिकार था, उसको हमने निकाल दिया। आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसी को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि जितने भी मूल अधिकार है उनका अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके ही तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसका मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपके साथ चर्चा की है। तो यहाँ पे मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे राइट आंसर हो है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत रिट जारी करते हैं? इसकी भी मैंने आपके साथ कई दफ़ा चर्चा की है, मूल अधिकारों के चैप्टर में भी। कहता है आर्टिकल 31 या आर्टिकल 225, 32 या 226, 33 या 227 या 34 या 228। देखिए, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 का उपयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ, और वहाँ जाकर के आप रिटें जारी करवा सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा रिट, और हाई कोर्ट जो करेगा आर्टिकल 226 के माध्यम से। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से मित्रों एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन हमें यहाँ पे छांटना है। क्या कहता है? कहता है कि वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। दूसरा कहता है सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करता है। तीसरा कहता है प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। और अंतिम ऑप्शन कहता है कि आर्टिकल 34 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को, न कि राज्य विधानमंडल को। देखिए, गलत कथन में छांटना है। पहला देखो क्या कहता है, वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही हमने अधिकार दिया है कि आप रिट जारी कर सकते हैं। और संसद, भारत की संसद अगर चाहे मित्रों तो अन्य न्यायालयों को भी, यानी सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनको भी ये अधिकार दे सकती है कि भैया आप भी रिट जारी कर सकते हैं। तो ये तो सही है, हमें क्या ढूंढना है? गलत हमें ढूंढना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करता है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकार और अन्य मामलों के खिलाफ भी रिट जारी करता है। तभी तो हम मित्रों ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट से कम है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर रहा है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये भी सही है। तीसरा, प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। और अंतिम में क्या कहता है, आर्टिकल 34 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। ये ऑप्शन मित्रों गलत है, और गलत ही में छांटना था, क्योंकि विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को, न कि राज्य विधानमंडल को। ये बात किस में आती है? आर्टिकल 33 में आती है मित्रों। आर्टिकल 34 में तो मार्शल लॉ की बात करते हैं। क्लियर? तो इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वापस से हमें गलत कथन ढूंढना है। कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। बी ऑप्शन कहता है परमादेश की रिट सार्वजनिक अधिकारियों को ही जारी की जा सकती है, निजी व्यक्तियों को नहीं। सी कहता है मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। डी कहता है अनुच्छेद 35 संसद और राज्य विधानमंडल को विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं, गलत कथन में छांटना है। देखो, पहला ऑप्शन में चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर कर लिया जाता है तो उसके खिलाफ रिट जारी हम कर सकते हैं, चाहे वह
सार्वजनिक व्यक्ति हो या व्यक्तिगत हो। क्लियर। बी ऑप्शन कहता है परमादेश की रिट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है, निजी व्यक्तियों को नहीं, यह भी बिल्कुल सही है। सी कहता है मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई, बिल्कुल सही है। इसकी मैंने आपके साथ अभी कुछ समय पहले चर्चा भी की थी कि अल्पसंख्यक शब्द को और मार्शल लॉ को हमने संविधान में व्याख्या, इन शब्दों की हमने व्याख्या नहीं दी, और एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी हमने संविधान में नहीं समझाया। क्लियर। ऑप्शन डी क्या कहता है आर्टिकल 35 संसद और राज्य विधानमंडल को विशेष मूल अधिकारों को प्रभाव बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह गलत है, क्योंकि आर्टिकल 35 केवल संसद को विशेष मूल अधिकारों को प्रभाव बनाने की शक्ति देता है, न कि राज्य विधानमंडल को। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर। और आज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अंतिम क्वेश्चन मित्रों कहता है कि निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। इस बात की मैंने चर्चा भी करी थी आपके साथ क्वेश्चंस की वीडियो में, और लेक्चर में तो लेसन्स की वीडियो में तो हमने डिटेल से चर्चा ही की थी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल हमने भारत के नागरिकों को दिए हैं, वो अधिकार विदेशी व्यक्तियों को नहीं है। क्या कहता है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, यानी आर्टिकल 14 की यहाँ बात की जा रही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यह भी 21 की बात की जा रही है। 21 क्या में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये बात की जा रही है मित्रों आर्टिकल 15 की। तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को हमने दिया है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं है। देखिए कई बार मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल में जो अधिकार हैं ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल हमने किसके दिए हैं, किसको दिए हैं, भारत के नागरिकों को। अब इनमें से कौन सा अधिकार इसमें आ रहा है, आर्टिकल 15 आ रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये जो अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों को है, ये अधिकार हमने विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिया है। क्लियर। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने चर्चा की मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, रिटों से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने डाले, शब्दों से संबंधित मैंने क्वेश्चन डाले कि कौन से शब्द को संविधान में समझाया है, कौन से को नहीं समझाया। डिटेल से मैंने एक एक शब्द की, एक एक क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पे करी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी प्रकार से पसंद आया। अगर वीडियो मित्रों पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल जो आइकन है उसके ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मित्रों हम किसकी चर्चा करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट लेसन में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हम पढ़ चुके हैं, यानी डीपीएसपी से संबंधित जो हमारा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन की डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का बनाया है। तो साथियों आज का लेक्चर हम यही स्टॉप रखते हैं, आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं डीपीएसपी के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।